Hello guys, welcome to MY Classes educational channel. In this video, we discuss about DNS and URL. This is part 8 of Computer Networking series. Language जो हम use करेंगे अपने इस वीडियो में वो है English, that is हिंदी and English. So let's start the lecture. अब हम previous parts इसका जो जस्ट प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था. आईपी एड्रेसेस में हम पढ़ चुके हैं कि आईपी एड्रेसेस होते हैं नंबर सिस्टम में. दैट मीन्स कि 10.1.6.8 कुछ इस तरह से अगर हमारे पास दिया गया है कॉम्बिनेशन तो वो है आईपी एड्रेस. अब आईपी एड्रेसेस की टाइप्स हैं उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट्स में वो डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़ के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखेंगे क्योंकि अब हम जो टर्म्स यूज़ करेंगे यहाँ पे वो वहाँ से रिलेटेड हैं. क्लियर? तो आईपी एड्रेसेस थे नंबर सिस्टम में. नंबर सिस्टम जो है वो टफ़ है याद रखने के लिए कि अच्छा एक एड्रेस है तो उसका ये नाम होगा, कोई और है जैसे 1.6.9.8 है तो उसका कुछ और नाम है यहाँ पे. तो ईजी टू रिमेंबर करने के लिए यूज़ किया गया एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे, DNS. एक और एग्जांपल इसी के लिए पहले, फिर हम इसको थॉरली पढ़ते चलते हैं कि जब भी हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में जब टीचर एंटर होता है तो वो आपको या तो आपके नाम से बोलता है या तो आपका रोल नंबर से है वो कि ओके रोल नंबर 1 टेल मी अबाउट दिस और रोल नंबर 55 टेल मी अबाउट दिस. तो आईपी एड्रेसेस को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं फॉर आवर कंफर्ट में ईजिली रिमेंबर हो सके वो चीज़ की क्या है आईपी एड्रेस और क्या है DNS. तो किसी का रोल नंबर अगर है तो वो आ गया आईपी एड्रेस मतलब नंबरिंग सिस्टम. और अगर वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में उसका पर्टिकुलर एक नाम हम अनाउंस कर रहे हैं अब तो वो आ जाता है DNS. ठीक है. तो DNS में यूज़ किया जाता है RFC 1034 एंड RFC 1035. फर्स्ट क्वेश्चन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट कि RFC क्या है एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द RFC हियर. तो DNS जो है ये यूज़ किए जाते हैं एड्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को लोकेट करने के लिए. ठीक है. ये कुछ ऐसे नाम हैं किसी नंबर के लिए जो दिए गए हैं जो इजीली हैं रिमेंबर करने के लिए, ये याद रखने के लिए हमें DNS प्रोवाइड करवाता है मैपिंग फ्रॉम नेम टू द रिसोर्स ऑफ सेवरल टाइप्स. बहुत सारे टाइप के जो रिसोर्सेज हैं उनकी ये मैपिंग प्रोवाइड करवाता है हमें DNS, डोमेन नेम सिस्टम. कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन है उनका डोमेन नेम है कभी भी सेम नहीं हो सकता. ठीक. वंस अ डोमेन नेम हैज़ इस्टेब्लिश, एक बार अगर डोमेन नेम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया तो उसके सब डोमेन क्रिएट की जा सकती हैं उसी डोमेन नेम के साथ, लेकिन वही डोमेन नेम किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कभी नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल छोटा सा चैनल है अभी हमारा MY क्लासेस एजुकेशनल चैनल, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि डोमेन नेम हमने बना दिया my.com के साथ. ये हो गया डोमेन नेम. अब हम हमारी ये जो क्लासेस लग रही हैं ये हिमाचल बेस्ड ही हैं तो हम यहाँ पे इसका एक नाम दे सकते हैं सब डोमेन में himachal.my.com. कल को अगर ये बहुत थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है कहीं और इसके ऑफिसेज क्रिएट किए जा सकें, अगर तो जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है कहीं, तो वहाँ पे यहाँ पे हम डेली लिखेंगे daily.my.com या चंडीगढ़ या कोई और इस तरह से, तो वो क्रिएट हो गए उसके सब डोमेन. लेकिन my.com जो एक बार इसका डोमेन नेम बन गया ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जा सकता. अगर यहाँ पे my.com लगा हुआ है किसी भी नाम के साथ दैट मीन्स ये यही रूट कंपनी है फिर उसकी. क्लियर? तो डोमेन नेम किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी सेम नहीं हो सकता. और स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेन नेम अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिफाइन किया गया है. तो ये इस तरह का एड्रेस कभी आपने देखा होगा google.com, ईजिली है सबको याद रखना और सबने ये वाला एड्रेस तो हमेशा देखा है. HTTPS है, / है, गूगल है, .com www के साथ. तो www की फुल फॉर्म सबको पता है, कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म देना और किस लिए यूज़ किया जाता है, why we use www and what is the full form of www. तो यहाँ पे ये जो www है ये है यहाँ पे सब डोमेन. गूगल है जो ये बन जाता है डोमेन नेम और जो .com एक्सटेंशन दी गई है यहाँ पे इसके साथ वो है टॉप लेवल की डोमेन. तो डोमेन नेम 3 ब्रांचेस में एक तरह से डिवाइड है, सब डोमेन, डोमेन नेम एंड टॉप लेवल डोमेन. अब यहाँ पे डोमेन नेम एंड टॉप लेवल की जो डोमेन है ये मिल के बनाती है रूट डोमेन. अब रूट डोमेन जो है ये हमेशा जो है ये रजिस्टर्ड रहती हैं.
यही जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती, जैसे google.com, जब भी आपने पढ़ा है एक ही गूगल है। अब तो एब्रीविएशन, या हम जनरली जब बात करते हैं कि मतलब कोई एक जैसे प्रोक्रास्टिनेशन एक शब्द है इंग्लिश में, तो अगर ये प्रोक्रास्टिनेशन है, अगर ये किसी को नहीं आता तो ये क्या शब्द है, ये कहाँ से सर्च करें? तो गूगल कर लेते हैं, व्हाट इज़ दिस। सर्च करना ओवर द इंटरनेट, ये एक हम आजकल जनरल लैंग्वेज में भी यूज़ कर लेते हैं। गूगल इतना एक्सपैंड हो चुका, तो गूगल के नाम से कोई और कंपनी नहीं है, या गूगल एक ही है, ठीक। तो रूट डोमेन जो है वो हमेशा रजिस्टर होती हैं। सब डोमेन हो गई www, और यहाँ पे ये जो हमने HTTPS यूज़ किया, ये है प्रोटोकॉल। अब ये हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले, व्हाट इज़ HTTP, और एक और प्रोटोकॉल है HTTP। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस बताना मेरे को, व्हाट इज़ द डिफरेंस HTTP एंड HTTPS हियर। तो रूट डोमेन हमेशा यूनिक होती हैं। फिर से वही, दो ऑर्गेनाइजेशन है अगर कोई, तो उनका जो डोमेन नेम है वो कभी सेम नहीं हो सकता। अब ये जो डोमेन नेम है, टॉप लेवल की डोमेन है, इसको भी फिर से कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन और जेनिक डोमेन, सेकंड है हमारे पास जियोग्राफिकल, एंड थर्ड वन है रिवर्स डोमेन। तो फर्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन और द जेनिक डोमेन। अब ये यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करती है कि जो ये हमारा नेम है डोमेन का, वो प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है। ये कॉम्बिनेशन होता है हमेशा 3 कैरेक्टर का, जो इंडिकेट करता है कि प्राइमरी फंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है या उसका जेनरिक बिहेवियर क्या है। जैसे .com अगर किसी का डोमेन नेम के साथ है तो वो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। .net अगर है दैट मीन्स वो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। .gov है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी आपने वेब एड्रेसेस अगर अभी तक नहीं देखे तो आज के बाद जब भी देखोगे तो एक्सटेंशंस भी साथ के साथ देखते चलना कि किस तरह की एक्सटेंशन उनकी रहती हैं। ये मतलब डोमेन नेम कंप्लीट क्या है, क्या लगा है एंड में, .com है, .net है, .gov है। .gov वाली तो सबने देखी होगी आज, तो उसका मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। .edu है तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। .org है तो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। .mil है तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और .int है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से एक और रहती है .co, वो होती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। या नेक्स्ट है जियोग्राफिकल या तो कंट्री डोमेन। अब कई बार क्या है कि कंपनी जो है वो कहीं और बेस्ड है, जैसे US बेस्ड है गूगल हमारा, तो अगर इसकी ब्रांचेस खोली गई हैं इंडिया में या चाइना में या जापान में, तो उसकी एक्सटेंशन कंट्री कोड के साथ भी आता है कई बार। तो ये जो कंट्री डोमेन है ये स्पेसिफाई करवाती है कि कौन सी कंट्री या रीजन के साथ इसको लोकेट करवाया जा रहा है। अब ये जो कंट्री डोमेन है ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं ISO द्वारा। ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर .in एक्सटेंशन है तो इंडिया, .jp फॉर जापान, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली, चाइना। मोस्टली ये 2 करेक्टर का ही कॉम्बिनेशन है। फिर है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया है, CN फॉर चाइना, IT। तो ये स्पेसिफाई करवाता है कि कौन सी कंट्री या तो रीजन है साथ में एसोसिएट। अब हर एक जो डोमेन नेम है उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस हमेशा होगा ना। IP एड्रेसेस को रिमेंबर या याद रखना मुश्किल था, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम आया वहाँ पे, क्योंकि हम नाम इजीली रिमेंबर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू द नंबरिंग सिस्टम। अब जब भी कोई डोमेन नेम है वो एड्रेस बार के ऊपर टाइप की जाएगी। अब एड्रेस बार कौन सी है, जहाँ पे आपने कभी गूगल की होगी चीज़, या फेसबुक जहाँ पे facebook.com लिखा रहता है, तो वो वाला फेसबुक इसलिए क्योंकि हर आदमी फेसबुक करता रहता है आजकल। तो facebook.com जहाँ पे लिखा रहता है वो है आपके पास एड्रेस बार। तो जब भी कोई डोमेन नेम जो है एड्रेस बार के ऊपर टाइप किया जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस के लिए वो वहाँ पे सप्लाई होता है। ठीक, सप्लाई होता है, दैट मीन्स अब सप्लाई कहाँ से होगा। हम ये भी चीज़ पढ़ चुके हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम, कि जो हमारा सिस्टम है हम वहाँ से अगर कोई चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे google.com पे आपने सर्च करना था कि ओके व्हाट इज़ द वेदर फॉर द डे, और वेदर फोरकास्टिंग आपको कल की परसों की कुछ ऐसे देखनी है, तो आप कोई भी एक शब्द लिखते हैं और उसको सर्च कर देते हैं। जो जिस सिस्टम से सर्च हो रही है चीज़ कोई, वो आ गया क्लाइंट, और जहाँ से वो रिस्पॉन्स आएगा अब वो आ जाता है सर्वर। तो जब डोमेन नेम जो है वो टाइप किया जाएगा एड्रेस बार के ऊपर, उसका कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस जो है वो सप्लाई किया जाएगा। अब इस तरह की जो ट्रांसलेशन है ये पॉसिबल है ओनली विद द DNS, डोमेन नेम सिस्टम।
तो डीएनएस क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ द डेटाबेस दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन नेम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। डीएनएस में उसका आईपी एड्रेस और उसका डोमेन नेम दोनों हैं, ठीक है। अब जब भी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम कम्युनिकेट करेगी किसी और कंप्यूटर के साथ, तो ट्रांसलेशन ऑफ द नेम हमेशा वहाँ पे अक्कर होगा किसी और कंप्यूटर के लिए, जो मतलब ट्रांसलेशन, अब जहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ द नेम है वहाँ पे क्या ट्रांसलेट हो रहा है? आईपी एड्रेस ही ट्रांसलेट हो रहा है, डोमेन नेम और आईपी एड्रेसेस ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आपने google.com लिखा अपने एड्रेस बार के ऊपर, तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो सप्लाई होगा डीएनएस सर्वर के लिए। डीएनएस सर्वर उसको लोकेट करेगा, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है या उसके ऊपर जो जो चीज़ें स्टोर हैं उसके डेटाबेस के ऊपर वो सप्लाई की जाएंगी फिर वहाँ। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, जो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्वर के लिए, वो बन जाता है हमेशा क्लाइंट उस डीएनएस के लिए। तो हम अपने सिस्टम से ना फिर से सर्च करते हैं चीज़ें, तो हमारा सिस्टम जो है वो क्लाइंट है। और देखो नेक्स्ट है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये फिर क्लाइंट ये डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। प्लस सर्वर वहाँ पे देखेगा कि ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई इसका कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अगर है तो ये रिटर्न कर देता है करेक्ट आईपी एड्रेस उसको। अब डीएनएस जो हैं ये बहुत सारे भी हो सकते हैं या एक हो सकता है या बहुत सारे, मतलब पर्टिकुलर अगर आईपी एड्रेसेस के ऊपर आपको जाना है तो उसमें बहुत सारे डीएनएस बीच में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम जब सर्च करते हैं चीज़ें तो हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उसको सर्च करता है। अब जब हम 2G या 1G वाला या सिंपल जी वाला या 2G 3G के ऊपर जब हम काम करते थे, तो जब हम सर्च करते चीज़ें तो काफ़ी मतलब 1 मिनट बाद हमें रिस्पॉन्स आता था, तो उतनी देर में वो कम्युनिकेट करता था आगे आगे। आजकल इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है तो एकदम विद इन द सेकंड आपको रिस्पॉन्स आ जाते हैं वापस कि चीज़ मिली कि नहीं मिली। अब तो जैसे वीडियोस भी डाउनलोड करते हैं, तो अगर आपका 1 मिनट वीडियो डाउनलोड नहीं होता या वो बफरिंग उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती तो हम स्किप कर देते हैं कि नहीं देखना भी। तो large number of the DNS server may involve to get the right IP address. After receiving the correct IP address, the communication between the two computers start. जब तक करेक्ट आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा वो अलग नेक्स्ट के पास उसको भेजता रहेगा कि क्या आपके पास ये है, मतलब जितने भी सीरीज़ में उसके डीएनएस के सर्वर इन्वॉल्व रहेंगे। और जब वो करेक्ट के पास पहुंच जाएगा तो वो क्लाइंट और सर्वर, मतलब हमारे सिस्टम और उस सर्वर के सिस्टम में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए वहाँ से। अब है कि डीएनएस के एग्जांपल की बात करें अगर, तो जब भी हम टाइप करते हैं कोई नाम ब्राउज़र के ऊपर, अब ब्राउज़र क्या है, जैसे गूगल क्रोम है तो वो एक ब्राउज़र है यहाँ, ठीक है। तो ये लोकल डीएनएस सर्वर से पूछता है कि क्या आपके पास इसका आईपी एड्रेस है। लोकल डीएनएस सर्वर यहाँ पे आईएसपी भी है। आईएसपी की फुल फॉर्म हम कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है और ये क्या काम करता है। तो लोकल डीएनएस सर्वर जो है वो देखेगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। व्हेन द डीएनएस सर्वर, अगर डीएनएस सर्वर फाइंड आउट नहीं कर पाता कि कौन सा आईपी एड्रेस है उस नेम के साथ एसोसिएट, तो ये फॉरवर्ड कर देता है उसकी रिक्वेस्ट को रूट डीएनएस के पास। रूट डीएनएस सर्वर जो है अब वो फिर से इंक्वायर करता है कि क्या आईपी एड्रेस, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है वो है किसी के पास या कुछ करेक्शन की ज़रूरत थी उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे हम yahoo.com लिखना चाह रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डॉट लगाना भूल गए और ये एक गलत सा आईपी एड्रेस हमने, ये एक गलत सा डीएनएस नाम हमने लिख दिया यहाँ पे। तो डीएनएस का सर्वर हमें क्या रिप्लाई देगा? ऑब्वियसली आई डू नॉट नो द आईपी एड्रेस ऑफ, बट नो द आईपी एड्रेस ऑफ द .com डीएनएस सर्वर। लेकिन इसका जो एक्चुअल में शायद आईपी एड्रेस है वो मेरे पास है, वो yahoo.com का आईपी एड्रेस आपको रिटर्न देगा। फिर जो आपके पास रिजल्ट वाले पेज के ऊपर आंसर आएगा कि वो लिख के आएगा कि आर यू लुकिंग फॉर दिस पेज या yahoo.com, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी। जैसे कई बार आप वेब एड्रेस, जैसे यूनिवर्सिटी का ही फिर से एग्जाम्पल, तो या कोई भी एड्रेस जिसका आपको कंप्लीट एड्रेस नहीं मालूम था, जैसे hpssc.com नहीं मालूम, GOB लगना था, .com लगना आगे, तो आपने HPSC लिखा और सर्च कर दिया तो वो आपको ask.com के ऊपर ले जाता है और वहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ में आपको थंबनेल आ जाते हैं वहाँ पे कि आर यू लुकिंग फॉर दिस 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 दिस, तो आप वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो वो है जो डीएनएस सर्वर आपको रिप्लाई दे रहा है कि मेरे पास वो पर्टिकुलर एड्रेस तो नहीं है, लेकिन क्या आप इसके लिए ढूंढ रहे थे। तो लोकल डीएनएस सर्वर देन आस्क कॉम डीएनएस सर्वर फॉर द आईपी एड्रेस। अब
The COM DNS server reply with the same answer. It does not know the IP address, but know the IP address of the domain name is found, which is then returned to the local DNS server. अब इसका elaboration हमने next slide में भी एक और किया है, काफ़ी अच्छा है वो भी। तो लोकल DNS सर्वर जो है उसके बाद DNS सर्वर को बोलता है कि IP एड्रेस इसका मेरे को प्रोवाइड करवाओ। फिर जो हमारा DNS सर्वर है वो रिप्लाई देता है विद द कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, में डोमेन नेम भी इंक्लूडेड रहेगा। लोकल DNS सर्वर जो है वो सेंड करता है IP एड्रेस बैक टू द क्लाइंट और कंप्यूटर और DNS सर्वर के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन अब इस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। ये है हमारा कंप्यूटर जिसने रिक्वेस्ट जनरेट करवाई कि गेट मी द IP एड्रेस ऑफ दिस, ये जो एक एड्रेस टाइप किया गया है। तो इसने ये वाला जो DNS सर्वर है ये है हमारे अब लोकल DNS सर्वर। मेन DNS सर्वर ये आ गया जिसके लिए इसने रिक्वेस्ट जनरेट करवाई, लेकिन इसने लोकल DNS सर्वर के साथ पहले कम्युनिकेट किया। तो इसने रिस्पॉन्स क्या दिया, ये फर्स्ट है हमारे पास जहाँ से इंक्वायरी या रिक्वेस्ट जनरेट हुई। इसका रिस्पॉन्स था कि रिकॉर्ड फॉर दिस डोमेन इज़ नॉट इन माई कैश, मेरे पास इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई विल फॉरवर्ड दिस क्वेरी टू द अनदर सिस्टम। अब इसने किसको क्वेरी फॉरवर्ड की, सेम लाइन मैच करते जाना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड आया यहाँ पे। थर्ड DNS सर्वर के पास जब ये रिक्वेस्ट गई तो इसने बोला कि ओके दैट्स इन माई कैश, डोमेन पॉइंट टू द IP एड्रेस, ये वाला पॉइंट। अब ये जो DNS था इसका IP एड्रेस ये वाला है। इस DNS सर्वर ने ये वापस दे दी सेकंड वाले के पास, तो यहाँ पे आके ये बन गया फोर्थ। अब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ ने बोला थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स, लेट मी कैश दैट एज वेल, मतलब मैं अपने कैश में भी इसको रख लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह का क्लाइंट हमें ऐसी रिक्वेस्ट जनरेट करवाएगा तो मैं खुद से ही उसको रिस्पॉन्स दे दूँ। फिर इसने अपने पास इसके IP एड्रेस को रख लिया, ठीक। अब इसने रिस्पॉन्स दे दिया वापस कि ओके वी हैव कलेक्ट द IP एड्रेस। ये IP एड्रेस वापस फर्स्ट वाले को दिया, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे फिफ्थ बन गया। फिफ्थ वाले ने रिस्पॉन्स दी कि थैंक्स फॉर द IP एड्रेस, लेट मी इस्टेब्लिश द कनेक्शन। अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया डायरेक्ट। देखो ये लोकल DNS थे, अब इनका काम नहीं है, इसने डायरेक्ट कनेक्शन उसके साथ दिया। अब ये IP एड्रेस किसको कॉरस्पॉन्ड करा था, वाले के साथ। जैसे इसने ये सर्च किया ये यहाँ पे चला गया, फर्स्ट अब फिफ्थ है, फिफ्थ और सिक्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये है हमारे पास DNS की वर्किंग। अब है फीचर्स। फीचर हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, स्केलेबिलिटी, डायनामिसिटी, रिलायबिलिटी एंड लूज कोहेरेंसी। फर्स्ट डिस्कस करते हैं डिटेल में अब कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ। कि डेटा जो है वो मेंटेन किया जा सकता है लोकली भी, कि डेटा आप कहीं से भी एंटर कर लो, लेकिन उसको जब रिट्रीव किया जाएगा तो वो ग्लोबली कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे हम जीमेल के ऊपर अपने सिस्टम से किसी भी सिस्टम से उसके ऊपर डेटा डाल देते हैं, लेकिन अगर हमें जैसे हमने अपने PC से उसमें इंफॉर्मेशन डाली, अब हमें किसी और सिस्टम से भी जाके निकालेंगे तो वो ग्लोबली रिट्रीवेबल है, बस हमारे पास उसका पासवर्ड और ID होना चाहिए कहीं से रिट्रीव। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो DNS के ऊपर डेटा जो है वो मेंटेन लोकली हो सकता है, लेकिन रिट्रीव जो है वो ग्लोबली हो रहा है। कोई भी सिंगल कंप्यूटर जो है उसके पास कंप्लीट DNS का डेटा नहीं होता। DNS जो है वो परफॉर्म करता है या लुकअप करता है इंफॉर्मेशन किसी भी डिवाइस के लिए जो भी उसके लिए रिक्वेस्ट को जनरेट करवाएगा। रिमोट DNS डेटा जो हैं वो लोकली कैचेबल हैं और ये इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को। स्केलेबिलिटी में है कि कितने पीपल या कितने नंबर ऑफ क्वेरीज जो है वो एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, तो कोई भी लिमिट नहीं है डेटाबेस की यहाँ पे। One server has over 20 million names. No limit for the number of queries. Queries की कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आप queries देना चाहते हो दे सकते हो। फिर 24,000 queries पर सेकंड हैंडल हो सकती हैं और queries डिस्ट्रीब्यूट होती हैं मास्टर स्लैब में। मास्टर स्लैब अब इतनी सारी queries को कैसे हैंडल करेगा, एक सिंगल सिस्टम तो कर नहीं रहा होगा, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो जो मेन जहाँ पे भी जैसे गूगल वालों का जो मेन सिस्टम जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे लोकेट है वो है मास्टर, और जो कंट्री वाइज या रीजनल ऑफिस वाइज उन्होंने अपने सर्वर लगा के रखे हैं वो बन गए वहाँ पे स्लेब्स या तो कैश। तो क्वेरीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इसी तरह से, मास्टर स्लैब कैश। तो मास्टर हो गया जो मेन मास्टर है, और स्लेब हो गए, कभी आपने स्लेब पढ़ा हो जो दास होते दास हैं, तो मास्टर के कहे अनुसार स्लेब जो है वो काम करते हैं, और जो DNS जिसने कैश में रखा था अपनी में वो कैश वाला सिस्टम। डायनामिसिटी में क्या है कि जब आप डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं क्या, तो यस यू कैन अपडेट, ऐड, डिलीट, मॉडिफाई एनी ऑफ द रिकॉर्ड।
डायनामिकली। मॉडिफिकेशन ऑफ द मास्टर डेटाबेस ट्रिगर होता है ट्रिगर करता है रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन क्या हुआ कि एक ही तरह का डेटा आपके पास आप ही के सिस्टम में 3 बार है। जैसे मोबाइल में आपने अपना नंबर, किसी का नंबर जैसे सेव किया था तो एक सिम कार्ड के ऊपर था, एक आपके पास गूगल ड्राइव के ऊपर था, एक आपने सिम 2 के ऊपर भी सेव किया हुआ है वही, और एक आपने सेव किया है अपने मोबाइल की डेटा में, मेमोरी कार्ड में। तो जब आपने उसको रिट्रीव करने लगे तो वो चारों लोकेशन से आपके पास शो करना शुरू करे। तो एक ही नंबर, एक ही नाम 4 बार आपके पास। तो ये कई बार रेप्लिकेशन ऑफ द डेटा भी दिखा देता है। ठीक, तो ओनली मास्टर कैन डायनेमिकली अपडेटेड। मास्टर जो है उनको डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं। ये क्रिएट कर देता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर, क्योंकि जो अपडेशन है वो एक ही पॉइंट के ऊपर हो रही है। तो ये अगर मास्टर फेल है तो फिर सारे फेल, मास्टर सर्वर सिस्टम आपका फेल हो गया तो सारे सिस्टम फेल हो गए। नेक्स्ट रिलायबिलिटी। अब डेटा अगर रेप्लिकेटेड है तो रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है उस केस में, लेकिन डेटा फ्रॉम द मास्टर इज कॉपीड टू द मल्टीपल स्लेव्स। अब अगर मास्टर फेल भी हो जाता है उस केस में तो स्लेव के पास उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्लाइंट कैन क्वेरी, क्लाइंट जो है वो दोनों से क्वेरी कर सकता है, मास्टर से भी और स्लेव से भी एट अ टाइम। क्लाइंट विल टिपिकली क्वेरी लोकल कैश, लोकल कैश के साथ भी क्वेरी कर लेते हैं। जैसे हमारा एक यहाँ पे एक वो कंप्यूटर था, ने इस वाले सिस्टम के साथ डीएनएस सर्वर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, फिर वो इस वाले सिस्टम के पास गया था। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे कैश, इसको ले लेते हैं हम स्लेव, और यहाँ पे जो हमारा सिस्टम था एक और जिसके पास एक्चुअल में फिर आईपी एड्रेस के साथ हमारे सिस्टम ने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, तो ये बन गया मास्टर। आईपी एड्रेस इसने दिया था, इसने अपनी कैश में रखा था, और इसने उस आईपी एड्रेस के थ्रू फिर इसके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की। ठीक, डीएनएस प्रोटोकॉल मे बी यूज यूडीपी एंड टीसीपी। अब ये प्रोटोकॉल बहुत बार हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर। क्लियर? अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देखेंगे, देन कम टू दिस पार्ट, ताकि हमने इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ की हैं वो सारी आपको क्लियर होंगी पहले से ही। अगर आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे फॉलो करेंगे ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम के ऊपर मैं उसकी पीडीएफ फाइल्स को अपलोड करती रहती हूँ, नॉट रेगुलरली बट समहाउ। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि डीएनएस प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं यूडीपी एंड टीसीपी। तो आप इनके बारे में है ना, इसके पोर्ट नंबर क्या है, फुल फॉर्म क्या है, और हम क्यों यूज़ करते हैं दोनों को, यूडीपी एंड टीसीपी, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों। तो यूडीपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ की जाते हैं डीएनएस के साथ, जो हैंडल करते हैं रीट्रांसमिशन। अब रीट्रांसमिशन किस में होता है, एक और क्वेश्चन, रीट्रांसमिशन किस में होता होगा, यूडीपी में है या टीसीपी? पीछे अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछे तो उनके भी आंसर कमेंट बॉक्स में। सीक्वेंसिंग होती है, रीट्रांसमिशन होती है, तो किस में? सीक्वेंसिंग तो आई थिंक शायद दोनों में ही होती होगी, बाकी आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि अगर आपने पिछले देखी हैं। तो रीट्रांसमिशन लेकिन किस में है? तो डीएनएस प्रोटोकॉल यूज़ करता है यूडीपी और टीसीपी, जो हैंडल करते हैं रीट्रांसमिशन, सीक्वेंसिंग, आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, सारी इंफॉर्मेशन इनके पास लोकेटेड रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास लूज कोहेरेंसी। लूज कोहेरेंसी जो है दैट मीन्स डेटा जो है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स और एक जो वर्जन है किसी भी डेटाबेस का वो एक सीरियल नंबर में ही होगा। जैसे हमने प्रोटोकॉल पढ़े हैं POP3 के बारे में या IMAP, तो अगर वो 4th वर्जन है तो उसके पहले के वर्जन भी होंगे, तो वो हमेशा सीरियल नंबर में ही रहेंगे, और ये जो सीरियल नंबर हैं ये हमेशा इंक्रीमेंटेड ऑर्डर में रहेंगे ऑन ईच डेटाबेस चेंजेस में। चेंजेस जो होंगे वो हमेशा मास्टर कॉपी ऑफ द डेटाबेस में होंगे, जो रेप्लिकेट करेंगे अकॉर्डिंगली टू द टाइम सेट बाय द जोन एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो कैश्ड डेटा एक्सपायर हो जाएगा वो कैसे होगा? वो होगा टाइम आउट सेट जो किया होगा जोन एडमिनिस्ट्रेटर ने। नेक्स्ट है अब URL। URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस है जो स्पेसिफिक वेब पेज को या वेबसाइट को ऑन द इंटरनेट के ऊपर लोकेट करवाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL। ये कंप्लीट वेब एड्रेस है जो इंक्लूड करता है नेम ऑफ द वेब पेज, डोमेन नेम है या प्रोटोकॉल टू एक्सेस द पेज। एग्जाम्पल है यहाँ पे ये वाला। अब इसी को थोड़ा और इलेबोरेटेड वे में देख लेते हैं। ये है कि HTTPS://www,
ये एक बस ऐसे नाम दिया गया है कोई भी www.name.com देन /path.html देन इसके बाद यहाँ पे परम जो पैरामीटर है। तो फर्स्ट हो गया प्रोटोकॉल, फिर सब डोमेन है TLD की फुल फॉर्म आप बताएंगे, देन पाथ है किसी पर्टिकुलर फाइल तक पहुँचने के और जो पैरामीटर वहाँ तक पहुँचने के लिए यूज़ किए। इसी का एक और एग्जांपल यहाँ पे फिर URL, जब हमारे पास कंप्लीट वेब एड्रेस है तो वो बन जाता है यहाँ पे URL, और अगर हम इतने ही एड्रेस को लेते बस इतना तो ये होता हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस याद रखना हमेशा, URL और DNS में क्या डिफरेंस। कंप्लीट वेब एड्रेस है HTTP से लेके .com तक या जहाँ तक भी उसका फाइल एक्सटेंशन पैरामीटर जो भी यूज़ किए गए तो वो कंप्लीट बन जाता है URL। और जब हम पर्टिकुलर किसी वेबसाइट के एड्रेस की बात करते हैं या नाम की बात करते हैं तो वो बन जाता है डोमेन नेम सिस्टम। अब है डिफरेंसेस बिटवीन द URL एंड DNS। तो फर्स्ट है बेसिक डिफरेंस क्या है। URL जो है वो फुल वेब एड्रेस है किसी भी वेब पेज को लोकेट करने के लिए, वेयर एज डोमेन नेम जो है ये ट्रांसलेटेड होता है टू द सिंपलर फॉर्म लॉजिकल एड्रेस का। तो लॉजिकल एड्रेस को जब उसकी सिंपलर फॉर्म में या डोमेन नेम में ट्रांसलेट किया गया है तो वो बनता है DNS। अब लॉजिकल एड्रेस और IP एड्रेस। नेक्स्ट है इसके बाद रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। कंप्लीट वेब एड्रेस जो है वो डोमेन नेम को भी अपने अंदर इंक्लूड करके रखते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द URL जो है वो डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या एंटिटी क्या है या डोमेन नेम क्या है इसका। ठीक, तो ये पार्ट URL का पार्ट शो करता है। DNS ऑलरेडी इंक्लूडेड है URL में, ठीक है, लेकिन DNS जो है वो बस डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन या तो एंटिटी, मतलब वो पार्ट ऑफ द URL है, पूरा URL नहीं है। सब डिविजन्स की अगर बात करें तो सब डिविजन्स क्या हैं कि मेथड, होस्ट नेम दैट इज डोमेन नेम एंड पोर्ट एंड पाथ, ये सारे यूज़ किए जाते हैं URL में। वेयर एज DNS में ये बेस्ड होता है सब डोमेन सिस्टम के ऊपर, दैट इज टॉप लेवल, इंटरमीडिएट एंड लो लेवल की यूज़ की जाती है यहाँ पे। एग्जाम्पल है, अगर बस google.com फिर से आपके पास दिया गया है तो वो डोमेन नेम सिस्टम है, और अगर ये पूरा एड्रेस है तो ये है हमारे पास URL। तो नेक्स्ट इज आवर फेवरेट पार्ट, क्वेश्चंस आंसर। अब जितने भी क्वेश्चन इससे पहले पूछे हैं उनका भी आंसर, और ये 4 क्वेश्चंस हैं और आपके लिए, इनका भी आंसर आप देना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इसी लेक्चर के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल।